अगर तुम लोग थंबनेल पर क्लिक कर यहाँ पर आए हो तो मैं बता दूं कि ये एनिमे सच में उतना ही ज्यादा खतरनाक है और शायद यही वजह रही होगी कि आज तक YouTube पर इस एनिमे को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन ये काम आज हम करने जा रहे हैं। बस शर्त इतनी रहेगी कि आपको इस वीडियो को अकेले में देखना है और बीच में 2-2 मिनट के लिए इसे छोड़ के नहीं जाना। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि तुम जिस चीज के लिए इस एनिमे को देख रहे हो वो तुम्हें इस एनिमे में जरूर मिलेगी। वैसे इस एनिमे की दुनिया में योकाई स्पिरिट्स रहती हैं। वो स्पिरिट्स हैं जिन्हें हम घोस्ट समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि नॉर्मल इंसान भी उन्हें देख पाते हैं और इंसानों को ये नहीं पता कि उनके साथ घोस्ट रह रहे हैं। हालांकि तुम वीडियो को यही ना छोड़ दो, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये घोस्ट इंसानों को टच भी नहीं कर सकते और न तुम समझो कि यहाँ सब कुछ ऊपर से होने वाला है और तुम वीडियो को यही छोड़ दो। वैसे अब कहानी शुरू करते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कोटा और वो एक स्कूल स्टूडेंट है और उसकी हाइट और उसके लुक को देखकर तुम ये चीज पता लगा सकते हो कि वो ज्यादा बड़ी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आज भी वो यहाँ स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी क्लास में चिजुरो से होती है, जो कि उसे देखते ही आकर उसे हक कर लेती है। यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से अभी कोटा सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो किसी तरह से चिजुरो को दूर हटाता है। लेकिन फिर चिजुरो उससे पीछे से आकर पकड़ लेती है और अपने सारे जिम्मेदारियों के बोझ को उसके ऊपर डालते हुए कहती है कि आज तो मुझे स्कूल लेकर जाओगे। पर तभी किस्मत से वहाँ आशियाना आ जाती है, जो कि कोटा की एक दूसरी क्लासमेट है और वो यहाँ आकर चिजुरो को समझाने लगी ये जो चीज वो कर रही है ऐसी चीजें रोड पर नहीं की जा सकती और उसे थोड़े मैनर्स में रहना चाहिए। वैसे इसके बाद अब वहाँ दूसरी क्लासमेट की और चिजुरो के भाई तायुरा की एंट्री होती है और फिर यह सारा मामला ठंडा होते हुए ये लोग स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल में अभी कोटा की बेंच के आगे आशियाना बैठती है। वो कोटा को समझाते कि उसे थोड़ी हिम्मत कर चिजुरो को ये चीज समझानी होगी कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। अगर कोटा कुछ नहीं कहेगा तो चिजुरो कभी ऐसी हरकतें करना बंद नहीं करेगी। हालांकि कोटा को अंदर ही अंदर बहुत मजा आता था, पर वो चीज सबके सामने कह थोड़ी सकता है। अब तभी वो तायुरा मतलब चिजुरो का भाई आता है और आशियाना से कहने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो कोटा को लाइक करने लगी है। ये सुनते हुए आशियाना तायुरा को बड़े प्यार से समझाती है। वैसे इसके बाद अब टीचर क्लास में आ चुकी थी और पढ़ाने लगी थी। हालांकि कोटा का ध्यान अभी पढ़ाई पर नहीं था, वो तो खिड़की से बाहर देख रहा था बड़े, लेकिन वो बाहर देख रहा हो लेकिन दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा है, जो चीज हम सिर्फ स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। वैसे अभी वो जिस चीज को अपने दिमाग में देख रहा था उसकी वजह से उसका फेस लाल हो चुका था, इसलिए उसकी टीचर उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ, कहीं उसे बुखार तो नहीं। हालांकि कोटा यहाँ सच नहीं बताता। अब कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है, जिस दौरान इन्हें कैंटीन जाकर खाना लाना था, लेकिन कोटा की हाइट बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से वो जाकर अपना लंच लेकर नहीं आ पाता और इससे वो दुखी था। लेकिन तभी उसे तायुरा मिलता है, जो कि उसे एक ब्रेड दे देता है। उसी समय वहाँ पर चिजुरो आती है। वो कहती है कि क्या तुम ये ब्रेड ऐसे ही खा लोगे। वो बोलती है कि अब स्कूल में चाय तो नहीं मिल सकती, पर अगर तुम कहो तो मैं दूध का इंतजाम जरूर कर सकती हूँ। हालांकि इतने में ही वहाँ उस कॉरिडोर में बहुत ही तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से कोटा का वो ब्रेड बीच से कट जाता है। ये अब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने हमला किया हो। अब वो ब्रेड नीचे गिर चुका था, जिस वजह से कोटा बहुत ज्यादा दुखी था। पर तभी चिजुरो उसे एक लेटर देती है। बाद में जब कोटा उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि स्कूल खत्म होने के बाद वो म्यूजिक रूम में उसका इंतजार करेगी। अब मेरे को नहीं पता कि कोटा ऐसा किसी के लिए भी वो लेटर पढ़कर उस टाइम जब स्कूल में कोई नहीं रहता तब अकेले कैसे रुक सकता है, जबकि वो इतना कमजोर है। पर उस लेटर में एक निशान था जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसका सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि वो रुक जाता है और बाद में म्यूजिक रूम में पहुंचता है, जहाँ चिजुरो उसका इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही कोटा यहाँ म्यूजिक रूम के अंदर आता है तो तभी चिजुरो से किस कर लेती है और अगले पल कोटा नोटिस करता है कि चिजुरो एक फॉक्स गर्ल में बदल चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। अब चिजुरो उसे बताती है कि वो एक योकाई फॉकरेट है। हालांकि अभी चिजुरो डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कोटा उसका ये राज स्कूल में फैला देगा, लेकिन कोटा कहता है कि नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम तो अब थोड़ी क्यूट लग रही हो, पहले मैं तुमसे थोड़ा डरता था। अब खुद को क्यूट सुनकर चिजुरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कोटा को वो गिफ्ट देने लगती है, जिसके कोटा सपना देखता है। हालांकि कोटा इतनी खुशी हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी आंखों में से आंसू आते हैं और यहाँ मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि सच में वहाँ वही हो रहा था जो कि आप देख पा रहे हो। हालांकि इसी दौरान गेट खुलता है, वहाँ पर चिजुरो का भाई मतलब तायुरा आ जाता है। वो ये देखकर हैरान था कि उसकी बहन ने अपना असली रूप किसी एक मामूली इंसान को दिखा दिया। हालांकि इस पर चिजुरो कहती है कि कोटा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक चोर है क्योंकि उसने उसका दिल चुराया है। वैसे तो कोटा अभी कुछ और ही चुराने की फिराक में था। वैसे अब इस चीज पर तायुरा कहने लगता है कि कोटा एक इंसान है और योकाई और इंसानों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, तुम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन चिजुरो बताते है कि वो कोटा को कितना लाइक करती है और इसके लिए वो कोटा को किस करने लगती है, जिसके बाद अचानक से उन दोनों की बॉडी कनेक्ट हो जाती है
कोटा तभी कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सर पर फॉक्स की तरह कान और पीछे से एक पूंछ निकल गई थी और साथ ही उसे चीजों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि फिर तायोरा बताता है कि जब एक इंसान और एक यूकाई स्पिरिट एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं तो ऐसा होता है। हालांकि इसके बाद वो उनके प्यार को चेक करने के लिए कोटा से स्पिरिट बॉल क्रिएट करने को कहता है। ऐसा वो पहले उसे कर दिखाता है, जिसके बाद चिज़ुरू कोटा की बॉडी से स्पिरिट बॉल क्रिएट करती है और ये स्पिरिट बॉल तायोरा को स्प्लिट बॉल से 1000 गुना बड़ी थी। इस वजह से तायोरा इस चीज को देखकर हैरान था। तभी चिज़ुरू हमला करती है और वहाँ म्यूजिक रूम की दीवार टूट जाती है। अब यहाँ कोटा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि वो जो चीज तोड़ने आया था वो उसने अभी तक तोड़ी नहीं है, बाकी सब कुछ यहाँ टूटते जा रहा है। हालांकि तभी चिज़ुरू उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आती है। यहाँ उसने अपने प्लॉट आर्मर नहीं पहन रखा था, इसलिए कोटा का कंसंट्रेशन उसके ऊपर ही जा रहा था। पर चिज़ुरू कहती है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो क्योंकि ये जो स्पिरिट बॉल है वो तभी क्रिएट होती है जब एक यूकाई एक ह्यूमन को लाइक करे और इतना ह्यूमन भी यूकाई को लाइक करे। वैसे इस चीज से अभी चिज़ुरू बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए बाद में कोटा को इस चीज का इनाम भी मिलता है। वैसे इस सीन के बाद यहाँ से करीबन एक हफ्ते के बाद हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ अब इस शहर की तरफ आ रही थी। ये भी एक यूकाई स्पिरिट है, बस ये एक फॉक्स नहीं है, ये शायद एक वुल्फ है। इस वजह से वहाँ शहर के बाहर से ही चिज़ुरू की स्मेल पहचान लेती है। अब तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ कोटा और चिज़ुरू को देखते हैं। चिज़ुरू पिछली बार की तरह ही कोटा के पीठ पर अपनी जिम्मेदारियों के सारे बोझों को रखते हुए स्कूल की तरफ उसे ले जा रही थी, जिस दौरान कोटा उसे दूर हटाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। अब चिज़ुरू यहाँ गलत समझ लेती है, उसे लगता है कि शायद कोटा के सपने बड़े हैं, इसलिए अब वो उसे अपने बड़े सपने बताने लगती है। जिस दौरान एक वक्त के लिए कोटा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाली खुशी दिखी थी, लेकिन अगले ही पल वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ 15-20 मिनट बहुत ही रफ्तार से भागने के बाद उसने अपने पीछा चिज़ुरू से छोड़ा लिया था, लेकिन अब जब वो मार्केट में पहुँचता है तो वहाँ उसे वही नई लड़की दिखती है जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। यह अभी वो आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खा रही थी। कोटा उसे जैसे ही देखता है, कोटा को माइंड में थोड़ा सा क्लिक होता है और वो समझ जाता है कि लड़की भी एक यूकाई है। तभी अचानक से वो लड़की खुद ब खुद कोटा से बात करने लगती है। वो यहाँ अपनी आइसक्रीम कोटा के मुंह में घुसाकर उसे अपना नाम नोज़ुमु बताती है और जैसे ही वो कोटा की करीब आती है तो उसे कोटा के कपड़ों पर चिज़ुरू की स्मेल आती है और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि इस इंटरेस्टिंग स्मेल को मैं कभी नहीं भूल सकती और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब कोटा बाद में अपने घर पहुँच गया था। अभी सोते वक्त वो ये चीज सोच रहा था कि क्या सच में यूकाई स्पिरिट इस तरह से एक सिटी में घूमती रहती हैं, क्योंकि कोटा के लिए ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। तभी वहाँ बाहर हम देखते हैं कि अभी कोई उसके घर पर नजर रख रखा है। अब अगले दिन जब सुबह स्कूल जाने के लिए कोटा जल्दी उठता है तो उसे अपने ऊपर थोड़ा सा वजन समझ में आता है। अब जब वो थोड़ी रजाई हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर तो चिज़ुरू थी। ये चीज कोटा समझ नहीं पाता कि ये लड़की उसके घर में घुसी कैसे और इस तरह से उसके ऊपर क्यों है। पर तभी इस चीज के बारे में ना सोचते हुए कोटा जो जरूरी है वो करता है। वो तुरंत ही वहाँ से उठकर तैयार होने लगता है क्योंकि उसे स्कूल जाना है। पर अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे इस तरह के सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर पाना सिर्फ किसी सीरीज के मेन कैरेक्टर की बस की बात है, क्योंकि हम तो सह नहीं सकते। हालांकि अब स्कूल ड्रेस पहनने के बाद कोटा स्कूल के लिए निकल पड़ता है, जहाँ चिज़ुरू भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। वो भी कुछ ताला चाबी की बात कर रही थी जो कि कोटा को समझ में नहीं आ रहा था। कोटा कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम ये क्या कह रही हो, इसलिए अब चिज़ुरू कहती है कि तुम प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। अब जैसे प्रैक्टिकली करने वाले इशारे करती है तो कोटा सब कुछ समझ जाता है और जोर से चिल्लाता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम अभी सड़क पर हैं। पर चिज़ुरू कुछ भी सुने बिना उसके ऊपर जंप कर देती है। अभी कोटा इस चीज से बहुत डर रहा था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए बाद में चिज़ुरू उठकर अपनी योकाई पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इससे अब सभी लोग उन्हें देख नहीं पाएंगे। इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ चिज़ुरू अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिससे उसके प्लॉट्स रिवील हो चुके थे। हालांकि उसी दौरान नोज़ुमु मतलब वही वुल्फ योकाई गर्ल वहाँ पर उस बैरियर को अपने योकाई पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे कोटा और चिज़ुरू सभी के सामने आ चुके थे। इस तरह से उन्हें देखकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो गए थे। साथ ही यहाँ पर आसियाना भी थी जो कि कोटा के ऊपर इल्जाम लगाती है कि कोटा ये क्या कर रहा है, और इस चीज के लिए बाद में क्लास में भी कोटा को बहुत सुनना पड़ता है। वैसे सभी लड़कियां ही उसे सुना रही क्योंकि लड़के तो जेलस हो रहे होंगे। वैसे यहाँ चिज़ुरू की वजह से कोटा को बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है, लेकिन अब चिज़ुरू ये नहीं कह सकता, इसलिए वो खुद ही आगे आकर सभी से कहने लगती है कि कोटा ऐसा लड़का नहीं है। अब जब वो ये सब कह रही थी तभी नोज़ुमु वहाँ गेट की तरफ भागती हुई आती है और कोटा के ऊपर छलांग लगाकर उसे हक कर लेती है। हालांकि चिज़ुरू अपने बचपन के प्यार को इस तरह से किसी और के हाथों नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो कोटा को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। अब बाद में क्लास टीचर वहाँ आती है और नोज़ुमु को इंट्रोड्यूस करती है कि वो नई ट्रांसफर
स्टूडेंट है। इसके बाद अब नोज़ुमु को एक सीट चाहिए थी बैठने के लिए। वो यहाँ कोटा के बगल वाली सीट पर जहाँ एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था, वहाँ आकर उस लड़के से दूसरी किसी बेंच पर जाने को कहती है और वो लड़का भी डर कर बात मान लेता है और जाने लगता है। अब वहाँ नोज़ुमु बैठकर अपने बेंच को सीधा कोटा के बेंच के पास रख लेती है और उसे हक कर लेती है। लेकिन ये देखकर आशियाना खुद को रोक नहीं पाती और खड़े होकर उस पर चिल्लाती है, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ काम कर रही है। वैसे सोचने की बात यह है कि अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो इसका रीजन ये है कि उसे स्कूल काउंसलर, जिसका नाम यात्सुको है, जो खुद भी एक योकाई है, उसने ऑफिस में चिजुरो को बांध रखा है। देखो तुम कुछ गंदा मत समझना, उसने ऐसा इसलिए किया जिससे कि चिजुरो स्कूल में और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन चिजुरो जानती है कि अगर वो यहाँ रही तो नोज़ुमु कोटा को कमजोर बना देगी, इसलिए वो किसी तरह से उन रस्सियों को तोड़कर सीधा वहाँ से भागती है। वैसे उसके सामने यहाँ हम कोटा को एक बड़े से बाथ टब में देखते हैं। वो यहाँ रिलैक्स करने के लिए आया है, क्योंकि आज स्कूल में उसके साथ बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसने सोचा था कि यहाँ वो अकेले नहाएगा और बाद में घर जाकर मस्त आराम से सोएगा। लेकिन तभी वहाँ चिजुरो आ जाती है। हालांकि उसने टॉवल पहन रखी थी, इसलिए कोटा उतना ज्यादा वियर्ड नहीं लगता जितना वो बिना टॉवल के लगने वाला था। हालांकि अब तभी वहाँ पर नोज़ुमु भी आती है, लेकिन वो बिना प्लॉट आर्मर की थी। इस वजह से कोटा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। चिजुरो तो क्या पड़ती है कि तुम ऐसी चीज कोटा को दिखा कैसे सकती हो। ऐसा चिजुरो इसलिए कह रही थी क्योंकि नोज़ुमु और चिजुरो में बहुत ज्यादा अंतर है और ये आप खुद समझ सकते हो। वैसे उन दोनों की लड़ाई की वजह से कोटा को बहुत देर तक वहाँ बाथ टब में रहना पड़ता था, इसलिए उसे अगले दिन ठंड लगने लगी थी। हालांकि फिर भी वो उसे किसी तरह से स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे बुखार आ जाता है, जिसकी वजह से क्लास मॉनिटर आशियाना उसे स्कूल के चेकअप होम में लेकर जाती है, जहाँ एक एक्स्ट्रा बेड है जहाँ वो कुछ देर आराम कर सकता है। कोटा अभी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ उसे कोई और आकर परेशान नहीं करेगा। हालांकि तभी आशियाना वहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए चली जाती है और जब वो वहाँ गई थी तब वहाँ कोटा को कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही कोटा अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ चिजुरो और नोज़ुमु उसका इंतजार कर रहे थे। वैसे यहाँ मैं इस सीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आप स्क्रीन पर खुद देख लेना। हालांकि अब कुछ देर बाद आशियाना दवाइयाँ लेकर वहाँ पहुँचती है तो वो अपनी आंखों के सामने वही सब देखते हैं जो कि आप रात को देखते होंगे मोबाइल में। वैसे अब दिन हफ्ते में बदल जाते हैं। इसका मतलब नोज़ुमु को यहाँ स्कूल आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और इतने टाइम में वो ये चीज जरूर समझ चुकी थी कि चिजुरो कोटा को लाइक करती है, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए अब नोज़ुमु खुद ही चिजुरो के घर पहुंचती है उसके कुछ बीच की रास्ता निकालने के लिए। मतलब शायद वो 50-50 की बात करने गई थी, लेकिन वहाँ उसे चिजुरो नहीं मिलती। वहाँ उसे उसका भाई तायोरा मिलता है। अब जब वो उससे बात करती है तो तायोरा उसे वही लव मैगजीन पढ़ने को कहता है जो कि चिजुरो पढ़ा करती है। वो कहता है कि शायद इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिल जाए। अब नोज़ुमु ने भी कोई मैगजीन पढ़ना शुरू कर दी थी। अगले दिन जब नोज़ुमु स्कूल जाती है तो उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग था। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसा कि उसे कोई बीमारी है और वो कोटा के बारे में बोल चुकी है। मतलब वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कोटा से आज पहली बार मिल रही है। हालांकि वो भी कोटा को लाइक करती है, पर अब ये सभी चीज देखने के बाद चिजुरो सब कुछ समझ जाती है कि नोज़ुमु एक लव मैगजीन की बहुत ज्यादा चीप ट्रक का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि तभी वहाँ तायोरा अपनी बेंच पर बैठकर हंसने लगता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि घर का सारा काम उसे करना पड़ता है और चिजुरो वही लव मैगजीन पढ़ते रहती है, ये जानने के लिए कि वो कोटा को किस तरह से इम्प्रेस कर सकती है। हालांकि अब जैसे ही चिजुरो को ये पता चलता है कि ये सब उसके भाई ने किया है तो वो तुरंत एक चेयर उठाकर तायोरा की तरफ फेंक देती है। हालांकि देखा जाए तो इससे कुछ नहीं होने वाला, उन्हें पता करना होगा कि कोटा उन दोनों में से किसको ज्यादा लाइक करता है। अब उसके लिए कुछ टास्क रखे जाते हैं। इन्हें खाना बनाना था और जिसका खाना कोटा को ज्यादा पसंद आएगा, इसका मतलब कोटा उसे ज्यादा लाइक करता है। ये दोनों ही अच्छा अच्छा खाना लेकर जाते हैं। अब कोटा को समझ नहीं आता कि वो पहले किसका खाना चखे, क्योंकि कोटा को तो दोनों का खाना चखना था। मैं यहाँ पर खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वह सब चिजुरो विक्टिम कार्ड खेलती है। वो कहने लगती है कि तुम मेरा खाना शायद इसलिए नहीं खा रहे हो क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता। पर नोज़ुमु भी कहने लगती है कि मैंने ये खाना बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है, तुम इसे पहले टेस्ट करो। अब वो बेचारा बच्चा थोड़ी समझदारी से डिसीजन लेता है और उन दोनों के खाने को एक साथ खाने की कोशिश करता है, पर उन दोनों में ही पॉइजन था, जिस वजह से कोटा खुद को नहीं संभाल पाता और नीचे गिर जाता है। उन्होंने जानबूझकर ये पॉइजन नहीं मिलाया, बस उन्हें कुकिंग नहीं आती। अब ये अपने स्कूल में एक मासूम बच्चे को मरता देख कात्सुको चिजुरो और नोज़ुमु को दोनों ही अपने ऑफिस में बुलाता है। वो दोनों को पनिशमेंट देने वाला था क्योंकि वो कोटा को बहुत परेशान करती है। वैसे भले ये एनीमे वैसा वाला हो, लेकिन वो पनिशमेंट वैसी वाली नहीं थी। हालांकि अब तभी वहाँ पर कुमुरा नाम का एक दूसरा टीचर आता है जो कि खुद भी एक योकाई है और उसके साथ किरियामा और उसकी गर्लफ्रेंड मीनो भी थे। ये तीनों यहाँ नोज़ुमु और चिजुरो को समझाते हैं कि उन्हें कोटा के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए और एक इंसान के साथ उन्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी असलियत भी लीक हो सकती है। हालांकि अब इतना लोगों को समझाने के बाद भी इन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल भी बदला नहीं था। ये अभी भी कोटा को उसी तरह से ट्रीट कर रहे थे और एक ही दिन
में कोटा को दूसरी बार फिर से उसका पॉइजनस फूड खाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से मरते मरते बचा था। हालांकि ये चीज इस तरह से नहीं रोकने वाली। अगले दिन जब कोटा आता है तो फिर से नोज़ुमु और चिज़ुरु उसके खाना लेकर बैठ जाते, लेकिन इस बार वो खाने में जिंदा जानवर उठा लाए थे, जिसे देखने के बाद कोटा बेहोश हो जाता है। बाद में इस वजह से उसे फिर से वही उनके स्कूल के अस्पताल के बेड के ऊपर आराम करने के लिए भेज दिया गया था। कोटा का पेट भी खराब हो चुका था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पॉइजन खा लिया है। अब जैसे उसकी हालत थोड़ी ठीक होती है तो आशियाना और तायोरा उसे स्कूल टेरेस पर लेकर आते हैं। या आशियाना उसे समझाती है कि उसे खुद कोई डिसीजन लेना होगा, वरना इस तरह से तो वो मारा जाएगा। वैसे आशियाना थोड़ी समझदार है, इस वजह से वो सही आइडिया देती है। वो कहती है कि तुम्हें उन्हें सच बताना होगा, अगर वो सच में तुम्हें लाइक करती होंगी तो वो तुम्हारी बात समझ जाएंगी, नहीं तो फिर ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं। कोटा को ये बात सही लगती है, इसलिए शाम के टाइम वो चिज़ुरु के साथ जब स्कूल बैकयार्ड में था तो वो चिज़ुरु को सच बताता है। हालांकि उसी दौरान वहाँ किरियामा और मीनो आ जाते हैं। अभी वो इसलिए आए थे क्योंकि वो चिज़ुरु और यूकाई रूल्स तोड़ता हुआ नहीं देख सकते, और इसी वजह से किरियामा को यहाँ चिज़ुरु की तरफ हमला करना पड़ता है। हमला करता देख हालांकि चिज़ुरु तो इस अटैक से बच गई थी, पर वो अटैक सीधा कोटा को लगता है, जिसकी वजह से कोटा वहाँ से दूर फिक जाता है और इससे उसके गले पर हल्की सी चोट आ गई थी। वैसे चोट तो बहुत कम थी, पर चिज़ुरु को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही गुस्से में पीछे मुड़कर देखती है। यहाँ किरियामा और मीनो उससे माफी मांग रहे थे, ऐसा इसलिए क्योंकि योकाई इंसानों को चोट नहीं पहुंचाते, वो उनसे फ्रेंडली रहकर रहते। साथ ही वो ये चीज कहते हैं कि चिज़ुरु ये बात किसी को ना बताए। अब चिज़ुरु सोचती है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन इस चीज में भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो मान जाती है। बस इसके बदले वो मीनो को अपने साथ ले जाती है। मीनो भी एक योकाई है, वो एक फ्रॉग योकाई है, इसलिए उसकी बॉडी से निकलने वाले तेल से किसी की भी चोट को बहुत जल्दी हील किया जा सकता है। इसलिए वो उसकी बॉडी से तेल लेकर अपनी बॉडी पर लगाती है और फिर अपनी बॉडी के थ्रू कोटा की बॉडी पर लगाने लगती है। ये चीज देखने में सच में बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन जापान जाना है तो इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे चाहिए तो उसके लिए वीडियो बनानी जरूरी है। अब यहाँ चिज़ुरु को इस चीज में बहुत ज्यादा देर लगती है और वो देर ही लगाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ नोज़ोमी आती है और वो भी चिज़ुरु की हेल्प करने लगती है। अभी यहाँ चिज़ुरु अभी तो कुछ कहती है, लेकिन अगले दिन जब ब्रेकफास्ट में चिज़ुरु कोटा के पास आ रही थी, उसी दौरान नोज़ोमी भी वहाँ आ जाती है। इसलिए जब चिज़ुरु को इस चीज पर गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। अभी इस तरह से खूंखार तरीके से हमला करता हुआ देख कोटा उसे रोक देता है और चिल्लाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अबे सुनकर ना जाने चिज़ुरु को कैसा फील होता है कि वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। कोटा को लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उसे कैसे मिलेगा, मेरा मतलब ब्रेकफास्ट में नई नई डिशेस कैसे खाने मिलेगी। अब इस चीज की चिंता करते हुए कोटा तुरंत वहाँ से भागता है। अब वहाँ तरफ वो कॉरिडोर में ढूंढ रहा था कि चिज़ुरु गई कहाँ, लेकिन तभी एक रूम में चिज़ुरु उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि तुमने पहली बार मुझ पर चिल्लाया और मुझसे कुछ कहा, इससे लगता है कि तुम अब मुझे पसंद करने लगे हो, पहले तो तुम डर कर रहते थे। साथ ही वो बोलती है कि देखो मैंने गलती की है, इस चीज से मुझे सजा मिलनी चाहिए, और सजा के तौर पर कोटा को बस उसे स्लैप करना था, बस किसी दूसरी जगह, जो कि कोटा करता भी है। वैसे अभी चिज़ुरु बाद में इस चीज के बारे में सोच रही थी कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं कि कोटा उसको और ज्यादा लाइक करने लगे, और जो चीज अभी उनके बीच में होनी रह गई है वो जल्द से जल्द हो। अब इस बारे में वो अपने भाई से बात करती है। उसका भाई आइंस्टाइन है, इसलिए वो दिमाग लगाते हुए कहता है कि तुम एक लव पोशन बना सकती हो जिससे कोटा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब इस चीज को सोचते हुए चिज़ुरु अपने भाई को स्टोर रूम में लेकर आती है। ये स्कूल का वही स्टोर रूम था जो कि एक फॉरबिडन एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भयानक चीजें रखी है। अब यहाँ बाकी चीजों को ना देखते हुए चिज़ुरु का ध्यान एक बनी ड्रेस पर आता है। उसे वो ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचती है कि शायद कोटा को भी कॉस्प्ले पसंद होगा, इसलिए वो उसे पहन लेती है। अब बाद में जब वो यहाँ स्कूल में एंटर कर रही थी तो लोग उसे देखकर हैरान थे। हालांकि इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए उसे यात्सुका अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ तायोरा और उनके वो फीमेल क्लास टीचर हुई थी। इस दौरान वो फीमेल क्लास टीचर चिज़ुरु को बताते कि एक फॉरबिडन आइटम है और ये वहाँ स्टोर में इसलिए रखा गया था जिससे कि कोई इसे गलती से पहन ना ले, क्योंकि इसे उतारना नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए क्योंकि अभी तक इस चीज का तरीका किसी को नहीं पता है। अभी सोचकर चिज़ुरु घबरा जाती है और वो सोचती है कि शायद जिंदगी भर उसे ये पहन कर रहना होगा, और अगर वो इसे कहीं उतार भी नहीं पाई तो जो कुछ भी होगा वो बस उसका ऊपर से होगा। वैसे मैं सच कह रहा हूँ कि अगर मुझे जापान नहीं जाना होता तो मैं इस तरह के एनिमे को कभी एक्सप्लेन नहीं करता, मस्त अकेले में देखकर सो जाता। खैर छोड़, अभी जब चिज़ुरु यहाँ ऑफिस से निकलकर क्लास में जाती है तो सारे बॉयज स्टूडेंट के तो मजे ही मजे थे, क्योंकि जिस चीज के लिए हम एनुअल फंक्शन का इंतजार करते हैं वो चीज उन्होंने एक रैंडम दिन देखने के लिए मिल गई थी। हालांकि मुझे बुरा उन स्टूडेंट के लिए लग रहा है जो आज होमवर्क के डर से स्कूल नहीं आए होंगे। हालांकि कोटा अपने मुंह वाली गर्लफ्रेंड को बचाता है और बाद में जब वो घर पहुंचता है तो वो वहाँ चिज़ुरु से मिलता है। वो उसे देखकर हैरान था, पर चिज़ुरु बताते है कि वो इस तरह से अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि रास्ते में और भी कई घर है और वो नहीं चाहते कि वहाँ के लोग उसे इस तरह से
से देखे। अब कोटा मान जाता है, लेकिन बाद में चिज़ुरू वहाँ नोज़ुमो को भी पाती है क्योंकि वो अभी अलमारी में छुपी हुई थी। साथ ही कुछ देर बाद वहाँ उन्हें आशियाना और साथ ही बाकी स्टूडेंट भी मिलते हैं जो कि यहाँ इसलिए आए थे कि उनके बीच कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे अब वो गड़बड़ करने से रोक लेते हैं और बाद में ये लोग सभी सो जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे थे तो उस दौरान चिज़ुरू थोड़ी थकी लग रही थी क्योंकि वो रात भर नहीं सो पाई। अभी वो कोटा का हाथ पकड़ लेती है, जिस दौरान अचानक से नोज़ुमो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और ये चीज चिज़ुरू को पसंद नहीं आती। इसलिए वो कहती है कि अगर तुम लड़ना चाहती हो तुम लड़ सकती हो। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो अचानक से वो बेहोश हो जाती है और ये लोग उसे स्कूल की उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ कोटा 2 बार जा चुका है। वैसे चिज़ुरू के साथ यहाँ कोटा भी आया हुआ था और देख रहा था कि चिज़ुरू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी वहाँ दूसरी तरफ ताइओरा और नोज़ुमो को कात्सुगा और वो फीमेल क्लास टीचर अपने पास बुलाते हैं। यहाँ वो फीमेल क्लास टीचर बताती है कि उसने उसे बनी ड्रेस के बारे में पता करने की कोशिश की थी। इससे उसे पता चला कि ये बनी ड्रेस मेजोरा स्पाइडर वुमन ने बनाई थी। मेजोरा स्पाइडर भी एक तरह से योकाई हुआ करते हैं और ये बहुत ज्यादा सुंदर लेडीज है जिन्हें आदमियों को सेड्यूस कर उनकी स्पिरिट्स उनकी बॉडी से निकालना बहुत पसंद था। हालांकि जिस लेडी ने ये ड्रेस बनाई थी वो आदमी के साथ बहुत अनलकी थी क्योंकि आदमी लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इस वजह से वो अपनी लाइफ में एक बार भी किसी के स्पिरिट शक नहीं कर पाई, इसलिए उसने बाद में ये ड्रेस बनाई। ये ड्रेस वैसे तो किसी आदमी के स्पिरिट को आराम से धीरे धीरे शक कर सकती है, लेकिन अभी ये उल्टा असर दिखा रही थी और चिज़ुरू की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करते जा रही थी और अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी चिज़ुरू मारी जाएगी। अभी सुनकर ताइओरा और नोज़ुमो बहुत ज्यादा हैरान थे। दूसरी तरफ वहाँ स्कूल की हॉस्पिटल में आशियाना पहुँचती है। वो इस सब चीज के बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इस तरह की ड्रेस पहनना स्कूल नियमों के खिलाफ है, इसलिए वो अपने साथ एक कैंची लेकर आई थी और उसने फैसला कर लिया था कि इस ड्रेस को वो आज फाड़ देगी। हालांकि जब वो उस ड्रेस को काट रही थी तभी अचानक से उसके कपड़े अपने आप ही बदल जाते हैं और वो एक हॉट नर्स में बदल जाती है। वैसे इतना काफी नहीं था क्योंकि अचानक से यहाँ आशियाना बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। वो खुद को ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ड्रेस जानबूझकर उससे इस तरह की हरकतें करवा रही थी। असल में जो मेजोरा स्पाइडर लेडीज होती थी वो इस तरह से दूसरे आदमियों को सेड्यूस करती थी। अब तभी वह नोज़ुमो और ताइओरा पहुँचते हैं। ताइओरा के चेहरे पर स्माइल देखकर हम समझ जाते हैं कि वो इस चीज से इतना ज्यादा खुश है। हालांकि अब इस दौरान अचानक से चिज़ुरू की ड्रेस भी उसे कंट्रोल करने लगती है और उड़ाकर वहाँ बाहर कॉरिडोर के रास्ते जाने लगती है। वो जहाँ से निकल रही थी वो जितने भी स्टूडेंट थे जब सबके कपड़े बदलते जा रहे थे, यहाँ तब वो यूजलेस टीचर यात्सुको उनके भी कपड़े बदल जाते हैं। वैसे अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर चिज़ुरू मतलब उस मेजोरा स्टूडेंट लेडी ने यहाँ स्कूल में जितने भी लोग थे सभी के कपड़े बदलवा दिए थे और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। हालांकि तभी ये लोग सभी नीचे आते हैं जहाँ चिज़ुरू नोटिस करते हैं कि उसकी ड्रेस पर किसी का मुंह बना हुआ है। ये वही मेजोरा स्पाइडर के स्पिरिट थे जो कि चिज़ुरू से बात कर रही थी। यहाँ उसी दौरान किरियामा और मीमो भी पहुँचते। किरियामा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो तुरंत ही कुछ लड़कियों की तरफ इस तरह से हमला करता है कि उनकी ड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाए और ऐसा होता भी है क्योंकि जो मेजोरा स्पाइडर का स्पेल मैजिक था वो सिर्फ चिज़ुरू के कपड़े पर ही काम कर रहा था। बाकियों के कपड़े ऐसे हैं कि अगर वो चाहे तो उन्हें काट सकती हैं। हालांकि किरियामा के अटैक की वजह से कुछ गर्ल्स के कपड़े फट चुके थे जिनकी वजह से किरियामा और ताइओरा दोनों ही अपना बहुत ज्यादा ब्लड लॉस करना पड़ता है। वैसे तो मुझे ज्यादा पता नहीं, अगर कुछ ज्यादा ही ऐसे वाली चीज देख ले तो नाक से खून निकलने लगता है। ये चीज उनके साथ ही हो रहा था। हालांकि इस चीज से गुस्सा होते हुए मेजोरा स्पाइडर लेडी चिज़ुरू को वहाँ से उड़ाकर फिर से दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगती है। इस दौरान वो फीमेल क्लास टीचर उन्हें बताती है कि वो स्पाइडर लेडी चिज़ुरू की बॉडी पर कंट्रोल बनाना चाहती है जिससे कि वो एक बार फिर से उसे जिंदा कर सके। इस वजह से वो धीरे धीरे चिज़ुरू की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। अबे सुनते हुए वो तुरंत ही उसे बचाने निकल पड़ते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बास्केटबॉल कोर्ट वाली जगह पर चिज़ुरू पहुंच चुकी थी। यहाँ वो स्पाइडर लेडी चिज़ुरू से कहती है कि अब मेरे फिर से जिंदा होने का समय आ चुका है और इसके बाद वो चिज़ुरू को एक वेंडिंग ड्रेस दे देती है। अभी चिज़ुरू उसे नहीं पहनना चाहती थी इसलिए वो उसे उतारने लगती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी एनर्जी जा रही थी जिस वजह से अब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हालांकि उसी समय वहाँ कोटा पहुंचता है और तुरंत चिज़ुरू की तरफ भागता है। उसे देखते हुए यहाँ स्पाइडर लेडी ने कोटा की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया था जिससे कोटा भी नीचे गिर पड़ता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर किरियामा और ताइओरा भी आ जाते हैं। किरियामा उसी समय अपनी पावर से यहाँ कोटा की मदद करता है। इससे कोटा को मौका मिलता है कि और कोटा भाग कर जल्दी चिज़ुरू के पास जाकर उसे किस करता है। ऐसा करने की वजह से सेम पिछली बार की तरह अचानक ही चिज़ुरू की स्पिरिट मतलब उसकी पूरी बॉडी कोटा की बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई थी। इस वजह से उसके जो कपड़े थे मतलब वो स्पाइडर लेडी की दी हुई वेडिंग ड्रेस वो वहाँ बाहर रह जाती है और अब जैसे ही चिज़ुरू कोटा के साथ कनेक्ट होती है तो वो दोनों ही वहाँ से पीछे हटकर एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट बॉल क्रिएट करते हुए उस स्पाइडर लेडी की बनी हुई ड्रेस को जला देते हैं। इससे बाकी गर्ल्स जो कि बाहर है वो भी उस मैजिक से आजाद हो चुकी थी और इसके बाद वो फिर से उन्हीं बोरिंग
मॉर्निंग यूनिफॉर्म में लौट आए थे। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोटा और चिजुरू अपनी क्लास में नहीं थे। चिजुरू कोटा को स्कूल टेरेस पर लेकर आई थी, जहाँ उसके साथ वो वही कर रही थी जो वो उस दिन रोड पर नहीं कर पाई। यहाँ चिजुरू ने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया था और उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई इस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और अब सब शुरू होने वाला था। लेकिन उसी दौरान सच में वो बैरियर फिर से पहले की तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इस बार ये काम नोज़ुमो का नहीं था, क्योंकि इस बार ये काम नोज़ुमो के भाई साकू ने किया था। साकू भी एक योकाई है और असलियत में वो चिजुरू का एक्स है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब उसे देखकर चिजुरू हैरान थी। बाद में लंच टाइम में ये कैंटीन में बैठे हुए थे, जहाँ साकू कोटा को बताता है कि वो एक योकाई है और उसकी नई गर्लफ्रेंड का एक्स है और वो अपनी एक्स को वापस ले जाने के लिए आया है। ये सुनते हुए चिजुरू तुरंत ही साकू को दिखाती है कि वो कोटा को कितना लाइक करती है और उसका प्यार दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब था। हालांकि साकू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो तुरंत ही कोटा का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ एक इरिमूवेबल ब्रेसलेट पहना लेती है, मतलब सिंपल ऐसा ब्रेसलेट जिसे हटाया नहीं जा सकता। अब बाद में अकेले में चिजुरू बहुत कोशिश करती है कि कोटा के हाथ से उस ब्रेसलेट को निकाल ले, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। वैसे देखा जाए तो ब्रेसलेट अच्छे से भी निकल जा सकता था, उसे इस तरह से ब्रेसलेट निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोटा उसकी कुछ मदद ही न कर पाए। हालांकि अचानक से वो ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से कोटा को बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने की वजह से वो अपनी फेवरेट जगह पर, मतलब उस स्कूल में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ इस चीज से चिजुरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत साकू से फाइट करने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो साकू से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। साकू बताता है कि ये ब्रेसलेट कुछ मॉन्क्स ने अपनी पावर से क्रिएट किया था। उन्होंने इस ब्रेसलेट को इस तरह से बनाया है कि जो उसे पहनेगा, अगर वो किसी तरह से भी कुछ वैसे करने के लिए एक्साइटेड होता है तो वो ब्रेसलेट उसे वैसा करने नहीं देगा। अगर सिंपल समझे तो वो सामने वाले की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सामने वाला वैसी एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। इसे सिर्फ पहनने वाले के कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाने के लिए बनाया गया था और सामने वाला उसे तंग आकर उतार ना दे, इसलिए उसे रिमूवेबल बनाया गया है। अब इस चीज में चिजुरू को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो कोटा के साथ वो सब नहीं कर पाएगी जो वो करना चाहती है। हालांकि साकू उसे एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम कोटा को भूल जाओ और मेरे साथ चलो, इसके बदले मैं उसके हाथ पैर से उस ब्रेसलेट को हटा दूंगा। लेकिन इससे चिजुरू का ही नुकसान है, इसलिए वो ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और इस दौरान कोटा को चिजुरू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि चिजुरू छुपकर उस पर नजर तो रखती लेकिन उसके सामने नहीं आती। ऐसा क्लास में भी हो रहा था। बाकी लोगों को भी अभी इस चीज का रीजन नहीं पता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि चिजुरू एक योकाई है और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि योकाई जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। वैसे इस चीज से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जब वो स्पाइडर लेडी ने अपना मैजिक यूज किया था तब वो सबकी बॉडी पर अलग अलग मैजिक से आए थे, फिर भी इन लोगों को ऐसे नहीं पता कि इस तरह का मैजिक एग्जिस्ट करता है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो किसी और चीज से मतलब है। वैसे अभी जब क्लास में भी चिजुरू कोटा से बात नहीं कर रही थी या उससे मिलने तक नहीं आ रही थी, तो इस चीज से बाकी सभी लोग भी हैरान थे। हालांकि वो कोटा को समझाते हैं कि शायद चिजुरू का मन अब उससे भर चुका होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोटा की हाइट छोटी है, इसका मतलब उसकी सोच भी छोटी होगी। हालांकि कोटा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने सब कुछ देख रखा है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि अभी चिजुरू कोटा को ही देख रही थी। हालांकि कोटा उसे देख ना ले, इसलिए वो बार बार छुप जाती है और उसका कोटा के सामने न आने का मेन रीजन यही है कि अगर वो कोटा के पास आएगी तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। और साकू ने बताया कि अगर जिसने उस ब्रेसलेट को पहन रखा है वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है तो इससे अगली बार उसकी एनर्जी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। तब कोटा की जान बचाने के लिए चिजुरू छुप रही है, लेकिन अब वो और ज्यादा टाइम तक वो ये चीज नहीं सह सकती। वैसे उसे परेशान देखकर अभी उसका भाई तायोरा भी कुछ ज्यादा ही दुखी था। वो चाहता था कि वो अपनी बहन की मदद करे, इसलिए वो कोमोदा के पास आता है, जहाँ कोमोदा किरियामा और मीनो को तायोरा की मदद करने के लिए कहता है। इसके बाद अब ये तीनों साकू से लड़ने के लिए निकल पड़े थे। अगले सीन में ये तीनों साकू के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो उसे प्यार से कहते हैं कि वो उस ब्रेसलेट को हटा दे और यहाँ से चला जाए। लेकिन साकू उनकी बात कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि तुम तीनों ही बेवकूफ हो, तुम एक मामूली लड़के के लिए यहाँ पर आए हो। हालांकि इसके बाद अब तुरंत ही किरियामा साकू की तरफ हमला करता है। उसने विंड स्लैश का इस्तेमाल किया था, लेकिन साकू उसके हमले से बच जाता है, जिसके बाद अब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान अभी साकू की बॉडी पर कुछ कट्स लगते हैं, जो कि उसकी बॉडी को तो इफेक्ट नहीं करते, पर इससे उसकी शर्ट फट जाती है, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आता है और अब वो अपनी शर्ट उतारते हुए अपने मसल्स दिखाकर अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद अब उसने भी अपने पावरफुल अटैक्स दिखाना शुरू कर दिए थे। उसके अटैक सच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, इस वजह से उसे जीत नहीं पा रहे थे। इस दौरान वो किरियामा को बहुत तेजी से वहाँ से दूर फेंक देते हैं और इसके बाद तायोरा को भी उठाकर वही सामने के टेम्पल के ऊपर ले आते हैं। अभी वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था,
था, लेकिन उसी दौरान वहाँ चिजुरू आती है। वो अपने भाई को इस तरह से नहीं देख सकती थी, इसलिए वो साकू से उसे छोड़ने को कहती है और साकू भी उसे कचरे की तरह वहाँ ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब यहाँ अपने भाई की ये हालत देखकर चिजुरू को बहुत गुस्सा होता है और वो तुरंत ही अपने फॉक्स फॉर्म में आ जाती है। अब वो भी लड़ने के लिए तैयार थी और यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वहाँ दूसरी तरफ अभी क्लास में कोटा बहुत उदास था। उसे उदास देखकर नोजुमो उससे पूछती कि क्या हुआ, क्या वो चिजुरू को याद कर रहा है। अब कोटा यहाँ कुछ नहीं कहता, इसका असली रीजन तो यही है और ये चीज नोजुमो भी जानती है। अब तभी कोटा को अचानक से कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि चिजुरू खतरे में है। साथ ही नोजुमो भी समझ गई कि उसके भाई की और चिजुरू की फाइट चल रही है और वो दोनों ही वहाँ उस टेम्पल की तरफ भागते हैं जहाँ वो लड़ रहे थे। नोजुमो को अपने भाई की स्मेल पता है, इसलिए वो रास्ता कोटो को बताती है और कुछ देर में वो वहाँ पहुँचते हैं। इस दौरान चिजुरू की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था क्योंकि लड़ाई में वो कपड़े फट गए। अब ना जाने वो किस तरह की लड़ाई कर रहे थे, पर यही असलियत थी और यहाँ चिजुरू हार चुकी थी और नीचे गिरी पड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ अभी टेम्पल के गेट के ऊपर साकू था। अभी साकू कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम जान से मारे जाओगे और यह चीज चिजुरू कोटा को समझाती है क्योंकि वो कोटा की लाइफ के बदले खुद को सैक्रिफाइस कर सकती थी। लेकिन कोटा कहता है कि नहीं, वो नहीं जाने वाला और अगर वो आज मरने वाला है तो उसे उसकी फिक्र नहीं। अब साकू उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन उसी दौरान नोजुमो सामने आ जाती है। वो अभी अपने लवर को कुछ होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो साकू को कोटा पर हमला नहीं करने देती। वैसे यहाँ इस तरफ कोटा चिजुरू से कहता है कि अगर हम दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएं तो शायद हम साकू को हरा सकते हैं। चिजुरू को ये प्लान सही लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद अब उन दोनों की पावर और बॉडी कंबाइन हो चुकी थी। इसके बाद कोटा यहाँ एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट बॉल क्रिएट करता है, इतनी बड़ी स्पिरिट बॉल की ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे और फिर से वो इससे सीधा साकू की तरफ हमला कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ वो बेवकूफ नोजुमो जो कि अपने प्यार को बचाने के लिए अपने भाई के सामने आई थी, वो अपने भाई को बचाने के लिए अपने प्यार के सामने नहीं आती और सामने से हट जाती है और वो स्पिरिट बॉल सीधा जाकर साकू को लगती है। इससे साकू लगभग हार ही गया था। हालांकि वैसे तो साकू लड़ सकता था, लेकिन वो ये चीज समझ चुका था कि वो कोटा और चिजुरू की कंबाइंड पावर के सामने नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे कोई और ही ढूंढनी होगी क्योंकि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब अगले सीन में वो अपनी बाइक पर बैठकर सिटी छोड़कर जाने लगा था क्योंकि यहाँ रहेगा तो उसे बार बार चिजुरू ही दिखेगी। वैसे इस दौरान वो नोजुमो से भी कहता है कि अगर वो चाहे तो चल सकती है, लेकिन नोजुमो कहती है कि नहीं, कोटा और चिजुरू भले एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हो लेकिन उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। इस तरफ चिजुरू दो लड़कों को एक टाइम पर हैंडल करना पसंद नहीं करती, पर कोटा का ऐसा प्लान नहीं है। उसे एक टाइम पर दो लड़कियां के होने से कोई ऐतराज नहीं, इसलिए वो यही रहेगी। अब इसके बाद इसी तरह से कुछ टाइम बीत जाता है। अभी तक जितने टाइम कोटा को उस ब्रेसलेट की वजह से काबू करना पड़ा, ये लोग कुछ ही दिन में उस सारी चीज को कवर कर लेते हैं। वैसे अब इनके स्कूल की एक दिन छुट्टी थी, इसलिए कोटा अभी घर पर बैठकर टीवी देख रहा था। हालांकि वो बोर हो रहा था, वो चाहता था कि यहाँ उसके ग्रैंडफादर होते और वो लोग मजे करते, लेकिन तभी वहाँ चिजुरू आ जाती है। वो किमोनो पहन कर आई थी। वो कहती है कि हम दोनों लवर हैं, इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन तो टाइम साथ बिताना चाहिए। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर लोग इस तरह की बातें कर कैसे लेते हैं। कहानी की शुरुआत से भी वो कोटा से चिपकी हुई है, फिर भी कह रही है कि हमें कुछ टाइम साथ बिताना चाहिए। वैसे जिस तरह यहाँ अभी कोटा टीवी देख रहा था, वैसे ही दूसरी तरफ ताइवोरा भी अकेले बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। वो सोचता है कि मैं इस तरह से छुट्टी के दिन टाइम पास नहीं कर सकता, मुझे भी किसी का साथ चाहिए। वो तुरंत ही अपनी क्रश को मैसेज करने लगता है और शॉकिंगली हमें पता चलता है कि उसकी क्रश असल में आशियाना है। हालांकि आखिर में मैसेज टाइप करते वक्त वो रुक जाता है क्योंकि उसमें दम नहीं है। वैसे अब इसके बाद हम वापस से यहाँ कोटा के घर पर आते हैं। वैसे भी चिजुरू ने जो कहा था कि हमें किसी दिन तो टाइम साथ में बिताना चाहिए, वो बात का मतलब वही था जो आप तब समझ रहे थे। लेकिन कोटा वैसा लड़का नहीं है जैसे कि हमें पता है। लेकिन लड़के तीन तरह के होते हैं, पहले लड़के जो सख्त लड़के होते हैं, दूसरे जो सख्त नहीं होते और जो तीसरे होते हैं वो वही कोटा है। इसलिए यहाँ इस तरह के मौके को इग्नोर करते हुए वो राइटिंग करने लगता है। अब डोरेमोन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ इस तरह का ट्रेंड है कि नए साल के पहले दिन यहाँ किसी त्योहार पर वो लोग इंक लेकर बैठ जाएं और कागज पर ना जाने क्या कुछ भी लिखते रहते हैं। सच कह रहा हूँ, अगर ये फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ना होता तो यहाँ पर मैं सी वर्ड का इस्तेमाल करता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। वैसे अब यहाँ कोटा बैठकर फालतू में वो इंक से कुछ लिख रहा था, तब चिजुरू उसे ही देख रही थी। वो भी मन में वही सोच रही थी जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, पर वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन वो कोटा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करती है। उसने किमोनो पहन रखा था, लेकिन वो किमोनो थोड़ा सा सरकती है। वो कहती है कि यहाँ गर्मी बहुत है
और फिर किमोनो उतार देती है। उसने अंदर स्विम सूट पहन रखा था, जो कि नॉर्मल सी बात है, किमोनो बहुत मोटा होता है। अब मुझसे मत पूछना कि मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था। हालांकि उस वीडियो में किमोनो के नीचे स्विम सूट नहीं था, पर यहाँ है। लेकिन अभी वो कोटा चिज़ुरू भाव नहीं दे रहा था। उसे देख कर ही पता लग रहा है कि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है। हालांकि अब चिज़ुरू सोचती है कि उसे थोड़ा काम करना चाहिए। वो उठ जाती है और एक एप्रिन पहनकर कोटा के लिए चाय बनाने लगती है। इस दौरान भी वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोटा फिर भी उसे भाव नहीं देता। और फाइनली हार कर चिज़ुरू उसे कहती है कि क्या हम बोर्ड गेम खेलें। बोर्ड गेम वो गेम होता है जहाँ डाइस रोल किया जाता है और जितने भी नंबर्स मिलते हैं उतने नंबर पर अपनी गोटी को आगे बढ़ाना रहता है और उस नंबर पर जो कुछ भी लिखा है वो सामने वाले को करना होगा। कोटा सोचता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो उस गेम को खेल सकता है। चिज़ुरू अपना बनाया हुआ बोर्ड गेम अपने साथ लेकर आई थी, जिसमें कुछ टास्क कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। लेकिन खेलने से पहले चिज़ुरू कोटा को समझा देती है कि ये कोई मामूली बोर्ड गेम नहीं है। ये बोर्ड गेम यूकाई स्पिरिट से कनेक्ट है, इसलिए जो भी टास्क आएगा कोटा को ना चाहते हुए भी वो पूरा करना होगा। वैसे तो कोटा तुरंत ही इस गेम के लिए मना कर देता है, पर वो देखता है कि बीच में नॉर्मल टास्क भी है, इसलिए वो इसे खेल सकता है। अब वो खेलना शुरू करती है, जिस दौरान कोटा को शुरुआत में बहुत ज्यादा खतरनाक वाला टास्क मिल जाता है, जो कि सिंपल वही करना था जो कि अब तक सीरीज में हो जाना चाहिए। लेकिन उसी दौरान कोटा नोटिस करता है कि इस बोर्ड गेम में नीचे रबर टैप लगा। इससे चिज़ुरू चीटिंग कर रही थी। वो जानबूझकर कोटा की गोटी को वहाँ लेकर आई थी जहाँ वो टास्क लिखा हुआ है, जिससे उनके बीच में फाइनली कुछ हो। लेकिन कोटा उसके इस सीक्रेट को पकड़ लेता है और मना कर देता है। लेकिन अब चिज़ुरू नहीं रुकने वाली थी, वो फोर्सफुली ऐसा करना शुरू कर देती है। अब फाइनली हमें थोड़ा अच्छा सीन देखने को मिलता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ नोज़ोमो आ जाती है। वो डिमांड करती है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो भी उसमें अपना बेस्ट देना चाहती है। लेकिन चिज़ुरू अपने बॉयफ्रेंड को या उसके सामने उसके सामान को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए अभी यहाँ पर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है और न्यू ईयर के दिन वो लोग एक टेम्पल में जाते हैं। यहाँ पहुंचकर अभी वो लोग आगे जाकर प्रे कर रहे थे और चिज़ुरू और नोज़ोमी की एक विश है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं। वैसे बाद में नोज़ोमी वहाँ से एक लॉलीपॉप खरीद देती है और कोटा को अपनी स्किल बताती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये चीज एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, पर सीरीज में ये है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये बताऊं। वैसे यहाँ पर अभी चिज़ुरू का वो चिपकने वाला नेचर गया नहीं था, इसलिए कोटा उसे समझा रहा था कि हमें टेम्पल जैसी जगह पर यहाँ पर तो ये हरकतें मत करो। उसी दौरान वहाँ पर तायोरा पहुँचता है। वो अकेला आया था क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है कि वो किसी और से इस बारे में पूछ पाए। अब उसके यहाँ पहुँचते ही कुछ देर में वहाँ किरियामा और मीनो आ जाते हैं। तायोरा उन्हें देखते ही कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन सिंपल सी बात है कि आज न्यू ईयर है, मतलब उनके लिए भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उनका इसलिए यहाँ पर आना जरूरी था क्योंकि वो साइड कैरेक्टर है। और अब उनके आने के बाद वो फिर से थोड़ी सी ही देर बाद आशियाना और उसकी दो दोस्त वहाँ आ जाती है। आशियाना यहाँ पर आकर भी सभी रूल्स को समझ रही थी कि उन्हें एक टेम्पल में किस तरह से रहना है, पर तभी कोटा उसकी सीक्रेट मिल्क से बनी हुई टी वहाँ पर लेकर आता है और आशियाना को देता है। उसे वो चाय बड़ी पसंद आती है और वो और वैसे ही चाय की डिमांड करने लगती है। दूसरी तरफ अभी चिज़ुरू को एक शॉप मिली थी जहाँ शॉप ओनर सॉसेज बेच रहे थे। सॉसेज बड़ी ही रिलेवेंट चीज है और वो भी यहाँ पर अभी नोज़ोमो की तरह अपनी स्किल कोटा को दिखा रही थी। सच कह रहा हूँ, अगर व्यूज नहीं आए तो इस तरह के एनिमे फिर कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हालांकि फाइनली ये सब खत्म होता है क्योंकि अब न्यू ईयर खत्म हो चुका था। अगले दिन से उन्हें फिर से स्कूल जाना है। आज बर्फ गिर रही थी क्योंकि उनके वहाँ पर भी न्यू ईयर के टाइम पर ठंड होती है। अभी कोटा और चिज़ुरू साथ स्कूल जा रहे थे। यहाँ जाते वक्त कोटा से चिज़ुरू पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। चिज़ुरू बताते है कि उसकी मदर वो माउंटेन पर रहती है। कोटा कहता है कि फिर तुम उनसे मिलने क्यों नहीं चाहती, जिस पर चिज़ुरू कहती है कि उसे उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, उसे जो चीज चाहिए वो उनके पास नहीं है, वो सिर्फ कोटा के पास है। कोटा को ये चीज सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगती है और इसके बाद अब वो दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पीछे हम एक लड़की को देखते हैं। ये यूकी हाना है और असल में ये चिज़ुरू की एक मॉम की सर्वेंट है। सिंपल सी बात है, चिज़ुरू एक योकाई है तो उसकी मॉम भी एक योकाई होगी और अगर वो योकाई है तो उनकी सर्वेंट भी एक योकाई ही होगी, तो ये भी एक योकाई ही है। ये यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि चिज़ुरू की मॉम ने ये खबर सुन ली है कि चिज़ुरू एक इंसानी लड़के को पसंद करती है। अब जब यहाँ लंच ब्रेक में चिज़ुरू से यूकी हाना की मुलाकात होती है तो उस दौरान यूकी हाना ये सारी बात चिज़ुरू को बताती है। चिज़ुरू कहती है कि इसमें क्या गलत है क्योंकि प्यार के बाद यूकाई के बीच में भी वही सब होता है जो कि ह्यूमन और यूकाई के बीच में होगा। लेकिन इस पर यूकी हाना कहती है कि वो इसलिए इस चीज के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि एक इंसान और एक यूकाई सिर्फ तभी साथ रह सकते हैं जब उनके अंदर हर एक खतरे से बाहर निकलने की हिम्मत हो। इसका मतलब वो सच में एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हो। इस चीज पर चिज़ुरू तुरंत ही कह पड़ती है कि कोटा और उसके बीच का बॉन्ड बहुत
बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ पर चिजुरू ने किसी चीज का एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन व्यूज के चक्कर में मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि वो दूसरी तरफ अभी क्लास में तायोरा कोटा के पास आकर उससे कहता है कि यूकियाना यहाँ पर आई है। अब उसका नाम सुनकर यहाँ आशियाना और उसकी दोस्त हैरान हो जाती हैं और नोजुमो कहने लगती है कि शायद कोटा ने अपने हैरम में एक और लड़की को ऐड कर लिया है। लेकिन कोटा तो यूकियाना को नहीं जानता और तायोरा भी बेवकूफ है, जो कि अभी आधी अधूरी बात उनके बीच बता रहा था। हालांकि बाद में अब वो कोटा को वहाँ से लेकर जाता है और जब कोटा उससे क्वेश्चन करता है तो वो उसे डिटेल बताता है कि यूकियाना उसकी मदर की सर्वेंट है और वो यहाँ पर कोटा और चिजुरू के बॉन्ड की गहराई को देखने आई है। वैसे वो ये भी बताता है कि यूकियाना के पास स्नो की पावर है और इस वजह से वो सुबह शहर में बर्फ गिर रही थी, वरना उनके वहाँ इतनी सर्दियाँ नहीं थी। अब वहाँ दूसरी तरफ नीचे अभी चिजुरू यूकियाना से कहती है कि वो कोटा को बहुत पसंद करती है और सेम कोटा भी उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन यूकियाना इस तरह से बातों में नहीं आने वाली। वो कहती है कि ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे बॉन्ड को टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि उसमें कितनी गहराई है। और इसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करती है, जिसके बाद वहाँ बहुत ही तेज बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। ये बर्फ पूरे स्कूल के ऊपर गिर रही थी और स्कूल बर्फ से घिर चुका था। बर्फ वहाँ इतनी ज्यादा तेज बढ़ रही थी कि वो स्कूल के अंदर भी एंटर कर रही थी, जिस वजह से अभी स्टूडेंट डर कर भाग रहे थे। वैसे ही चीज देखकर चिजुरू तुरंत स्कूल के अंदर भागती है, जहाँ वो कोटा से मिलती है, जो कि पूरी तरह से ठीक था, इसलिए वो खुश हो जाती है और अब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। अभी वो स्कूल में ही आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ यूकियाना अपनी पावर से एक स्नोमैन क्रिएट करती है और उसे जाकर कोटा और चिजुरू पर हमला करने को कहती है। वैसे यहाँ इस तरफ अभी कोटा, चिजुरू, नोजुमो और तायोरा साथ में आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान स्कूल में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ चुकी थी, इसलिए वो समझ गए थे कि अगर 1 घंटे तक ऐसा चलता रहा तो स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है वो सारे मारे जाएंगे। अभी यही सोचते हुए फैसला करते हैं कि वो यूकियाना से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि गहराई देखने के चक्कर में वो बाकी सारे स्टूडेंट की जान नहीं ले सकती। अभी लोग स्कूल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। हालांकि रास्ते में इन्हें वो बड़ा सा स्नोमैन मिलता है, लेकिन तायोरा उससे नहीं डरता और आगे बढ़कर उसे हरा देता है। अब उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो स्नोमैन हार गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वहाँ कई सारे छोटे छोटे स्नोमैन क्रिएट हो जाते हैं और वो तायोरा को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे यहाँ उनके चेहरे की वो स्माइल बता रही थी कि ये सिर्फ चिजुरू और कोटा को हराने के लिए यहाँ नहीं आए, इनके कुछ गलत ही इंटेंशन है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ चिजुरू, नोजुमो और कोटा भागते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं। वो समझ गए थे कि अब इस तरह स्कूल की बिल्डिंग में निकल पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते। यहाँ वो समझ गए थे कि अब इस बिल्डिंग से निकल पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं सकते। और यहाँ अब कोटा को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी और ऐसा ही हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, वैसे ही अब यहाँ होने वाला था, क्योंकि ठंड मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये लोग भी अभी वही रास्ता अपनाने वाले थे। वैसे ठंड लगे तो हमें कपड़ा पहन लेना चाहिए या ओढ़ लेना चाहिए, लेकिन ना ही यहाँ ओढ़ने के लिए कपड़े थे और ना ही पहनने के लिए, इसलिए ये लोग अपने उतारने लगते हैं। हालांकि अब इनके बीच कुछ ही हो पाता, इससे पहले ही वहाँ यूकियाना आ जाती है। वो कहती है कि बस अब मुझे इस तरह से तुम्हारे बॉन्ड की गहराई नहीं देखनी, और अब इतना कहकर वो हमला करने लगती है। हालांकि नोजुमी अपने प्यार को निभाते हुए उस अटैक के सामने आ जाती है, जिससे उसकी बॉडी जम चुकी थी, लेकिन उसने कोटा को बचा लिया था। कोटा की हालत अभी खराब थी और लगभग वो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए चिजुरू जाकर उसे संभालती है। अभी यूकियाना कहती है कि अगर तुम चाहो तो उसे छोड़ सकती हो, क्योंकि तुम दोनों का प्यार असली नहीं है, लेकिन चिजुरू कहती है कि नहीं, वो कोटा को नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद वो कोटा को किस करती है, जिसके बाद उन दोनों की बॉडी और सोल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे कोटा तब बेहोश हो चुका था, इसलिए चिजुरू ही उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पा रही थी। अभी यहाँ वो एक बहुत ही बड़ी स्पिरिट बॉल क्रिएट करती है और हमला करने लगती है, लेकिन वो हमला करे इससे पहले ही यूकियाना अपनी सारी पावर वापस से एब्जॉर्ब करते हुए बर्फ को रोक देती है और कहती है कि हाँ, उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा गहरा है और अब चिजुरू को ये चीज साबित करने की जरूरत नहीं। वो बोलती है कि तुम्हारी मदर ने मुझे सिर्फ यही देखने भेजा था कि तुमने सही फैसला लिया कि नहीं, और उन्हें पूरा भरोसा था कि तुम गलत फैसला नहीं लोगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि ये चीज चेक करने के बाद मैं तुम्हें वापस माउंटेन आने का इन्विटेशन दूं, और उन्होंने कहा कि तुम अपने साथ कोटा को भी लेकर आना। वैसे जितने भी भाई इस वीडियो को अभी यहाँ तक देख रहे हैं, वो चिजुरू की मदर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, इसलिए अब इस पॉइंट के बाद सीरीज को बिल्कुल मत छोड़ना। वैसे अब जब घर से इन्विटेशन ही आ रहा था तो चिजुरू अगले ही दिन अपने दोस्तों को लेकर माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। वो माउंटेन पर एक हॉट स्प्रिंग और होटल है जिसे चिजुरू की मॉम ओन करती है और यही उनका काम धंधा है। वो यहीं आने वाले मुसाफिरों को रहने की जगह देती है और इससे उनका घर बार बहुत अच्छे से चल रहा है। और अब फाइनली कोटा, चिजुरू, नोजुमी और बाकी सभी लोग वहाँ उस होटल में पहुँचते हैं जहाँ कोटा पहली बार चिजुरू की मदर से मिलता है, जिसके बाद उसे ये चीज कंफर्म हो गई थी कि चिजुरू अपनी मदर पर ही गई है। बस अभी उसकी एज कम है, जब वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तब वो पूरी तरह से अपनी मदर पर चली जाएगी। वैसे कोटा अभी सिर्फ ये चीज बड़ी देखकर ही
सोच रहा था। उसने अभी उनका बिहेवियर नहीं देखा है। बाद में चिजुरू की मॉम, जिनका नाम तामामो है, वो इन सभी से कहती है कि वो सभी अपने सफर में थक चुके होंगे, इसलिए वो जाकर अपने हॉट स्प्रिंग में बात ले सकते हैं। असल में ये बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप होता है, जो कि आप पहले भी किसी दूसरे एनिमे में देख चुके होंगे। यहाँ पर लड़कों के लिए अलग हॉट स्प्रिंग होता है और लड़कियों के अलग। अभी वहाँ जाने से पहले कोटा देखता है कि चिजुरू अकेले बैठी हुई है। वो उससे जाकर बात करता है क्योंकि चिजुरू का बिहेवियर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा बदल चुका है। वो पहले जैसे चिपक्यू नहीं है, लेकिन चिजुरू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तभी वहाँ नोज़ुमी आ जाती है और कहती है कि हमें चलना चाहिए। इस चीज से चिजुरू को गुस्सा आता है क्योंकि वो कोटा के साथ जाने की बात कर रही थी, जबकि यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉट स्प्रिंग है। हालांकि बाद में इस चीज से चिजुरू को भी बुरा लगता है और वो चाहती है कि काश यहाँ पर एक यूनिसेक्स हॉट स्प्रिंग होता। वैसे इस बात को गलत मत समझना, इसका मतलब दोनों जेंडर के यूज के लिए एक सिंगल हॉट स्प्रिंग होता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ कोटा अपने हॉट स्प्रिंग में अकेले नहा रहा था और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह थी, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। पर तभी वहाँ चिजुरू की मदर आती है। कोटा इससे थोड़ा शर्मा जाता है। वैसे चिजुरू की मदर ने कपड़े पहन रखे थे, आप वैसा कुछ मत सोचना। अब यहाँ पर कोटा दूसरी तरफ मुंह कर लेता है, पर चिजुरू की मदर कहती है कि मैं तुम्हारी पीठ पर साबुन लगा देती हूँ। वैसे तो ऐसा सिर्फ नहीं होता है, पर पहली बार मैंने ऐसा एक एनिमे में होता हुआ देख रहा हूँ। पर मैं इसको वैसे भी एक एनिमे ही मानता हूँ, इसलिए जो हो रहा है वो चलने देते हैं। अब कोटा वैसे तो पहले मना करता है, पर बाद में वो भी मान जाता है, जिसके बाद चिजुरू की मदर साबुन लगाने लगती है। इस बीच उनके बीच में कुछ बातें भी हो रही थी, पर ये सारी बातें अभी पास के ही हॉट स्प्रिंग में सुनाई दे रही थी, जिन्हें सुनकर चिजुरू परेशान हो चुकी थी और उसे गुस्सा आ रहा था। और वो सोच रही थी कि उसकी मदर उस दूसरे हॉट स्प्रिंग में क्या कर रही है, और उसे अपनी मदर पर शक था क्योंकि उसे नहीं पता कि उनके बीच उनके होटल में कस्टमर आते भी हैं कि नहीं। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ देखने के लिए चली जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी कोटा की बॉडी पर साबुन लगाते वक्त चिजुरू के मॉम के वाटरमेलन कोटा की बॉडी को टच कर रहे थे। कोटा कुछ देर तक तो उन्हें सहता है, पर जब चिजुरू की मदर कहती है कि क्या तुम और भी कुछ करना चाहते हो, तो ये सुनकर कोटा तुरंत ही वहाँ से भाग पड़ता है। वो समझ गया था कि चिजुरू और उसकी मदर एक ही जैसी है, लेकिन अब यहाँ कुछ भी हो पाता और हम एंजॉय कर पाते इससे पहले ही चिजुरू वहाँ आती है। वैसे अब कोटा पीछे पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि चिजुरू की तरह ही उसकी मदर भी एक यूकाई है। ये चीज कोटा जानता था, पर असल में चिजुरू की मदर एक 9 टेल फॉक्स है। वैसे यहाँ चिजुरू अब अपने फॉक्स फॉर्म में आकर अपनी मदर को समझाती है कि वो ये सब गलत कह रही है, लेकिन उसकी मदर अगले ही रास्ते पर थी। वो कोटा को बेनिफिट बताने लगती है नॉन एक्सपीरियंस गर्ल और एक एक्सपीरियंस वुमेन में क्या अंतर होता है। वैसे अब इन सब चीजों को देखकर ये चीज समझ चुका था कि इस एनिमे को लोगों ने हिंदी में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। काश इसे मैं भी एक्सप्लेन ना करता। वैसे हाँ, अगर मिलियन में व्यूज आते तो या फिर अच्छे खासे व्यूज आते तो पक्का मैं और ऐसे एनिमे लेकर आऊंगा। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे एनिमे ढूंढ कर रखे हैं। वैसे अभी कोटा इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा है, लेकिन यहाँ चिजुरू की मॉम भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि उन्होंने कुछ और सोच रखा है। बाद में जब डिनर का वक्त था तब वो सभी के लिए खास वाइन लेकर आती है। जैसे वो वाइन की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, वो बस उसे जूस की तरह बताती है। ये एक खास जूस है जिसे पीने के बाद सामने वाला पर्सन जिसे सबसे पहले देखेगा उसके प्यार में पागल हो जाएगा। अब ये बात उन्हें किसी को बताई नहीं थी, बस उन्हें जूस देकर वो वहाँ से चले गई थी। और अभी उन्होंने चिजुरू को भी स्टोर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन किसी तरह से वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागते हुए आती है। वैसे जूस मतलब चिजुरू की मदर ने सिर्फ कोटा को दिया था और कोटा ने भी वो पी लिया था और सबसे पहले उसने नोज़ुमु को देखा। अब इस वजह से अभी कोटा और नोज़ुमु दोनों ही आमने सामने थे। चिजुरू जब वहाँ पहुँचती है तो उसे इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे अब तायोरा को ये बात पता चलती है कि ऐसी भी कोई वाइन होती है, तो ये देखकर खुश हो जाता है और बाद में तुरंत उसे लेकर आशियाना के पास पहुंचता है। वो उसे भी वो वाइन पिलाता है। उसे लग रहा था कि इसे पीकर आशियाना भी उसे पसंद करने लगेगी और यहाँ वो पीछे नहीं हटता। उसने अब वो जूस आशियाना को दे दिया था। जैसे ही आशियाना उसे पीती है तो वो तायोरा की जगह उस बोतल को पसंद करने लगती है जिसे तायोरा लेकर आया था। वैसे मेरी सोच ही कुछ ऐसी है या फिर सच में ये सीन इतना ज्यादा डार्क, पर खैर छोड़ो। वहाँ दूसरी तरफ कोटा भी नोज़ुमु को ही देख रहा था। यहाँ वैसे तो चिजुरू अपनी पूरी कोशिश करती है कि कोटा का ध्यान उस पर ना आए, लेकिन कोटा उसे चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। चिजुरू इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी होती है और अकेले में जाकर रोने लगती है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। इस तरफ कोटा और नोज़ुमु के बीच कुछ होने ही वाला था और पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोटा को सब कुछ याद आने लगता है। सब कुछ नहीं, बस उसे चिजुरू का फेस और थोड़ा से बड़े रीजन सामने दिख रहे थे, जिनकी वजह से वो तुरंत वहाँ से उठकर चिजुरू को ढूंढने के लिए भागता है। अब जब वो चिजुरू के पास पहुँचता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ,
लेकिन यहाँ कोटा को तो कुछ याद ही नहीं था। असल में वो वाइन बहुत ही ज्यादा खास है, वो सामने वालों की तरफ अट्रैक्ट तो करती है पर पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ उस चीज को भुला देती है। ये सुनकर चिज़ुरू खुश हो जाती है क्योंकि उससे ये था कि अगर उनके बीच में कुछ हुआ भी होगा तो कोटा को तो याद ही नहीं है। हालांकि अब इतने अजीब सी मेमोरी के साथ चिज़ुरू अगले दिन वापस अपने दोस्तों के साथ स्कूल की तरफ निकलने लगी थी, जिन्हें पिछली रात क्या हुआ था कुछ याद ही नहीं है। वैसे चिज़ुरू की मदर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहती है कि कोटा सच में चिज़ुरू को लाइक करता है कि नहीं, और लकीली कोटा इस टेस्ट में पास हो चुका था, इसलिए जाते वक्त वो कोटा से कहती है कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखे, जिस पर कोटा हाँ करता है। अब उनके जाने के बाद यहाँ युकिहाना तोमोमो मतलब चिज़ुरू की मदर से पूछती है कि क्या कोटा टेस्ट में पास हो गया, जिस पर चिज़ुरू की मदर कहती है कि हाँ वो पास हो गया, बल्कि अगर उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा होती तो मैं उसे यहीं रोक लेती। वैसे अब तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और कोटा के स्कूल के पास फॉरेस्ट में आता है, जहाँ रेन और आई नाम की दो लड़कियां वो देखते हैं। ये दोनों लड़कियां कोटा के स्कूल में ही पढ़ती है और ये सब में बोनीटा हंटर्स हैं जो कि पैसे लेकर खून करती हैं। अब तभी इनकी मुलाकात माइनोरी नाम के एक लड़की से होती है जो कि अपनी योकाई बॉडीगार्ड से आकर मिलती है। उसे इनसे एक काम था इसलिए वो इनसे मिलने आई थी। वो कहती है कि उन्हें 9 टेल फॉक्स की बेटी मतलब कि चिज़ुरू को खत्म करना है। वैसे ऐसा इसलिए करवा रही है क्योंकि माइनोरी का काम है कि वो हर एक ह्यूमन को एक योकाई से परफेक्ट करती है। तो उन्हें नहीं पता कि कोटा और चिज़ुरू प्यार में कितने पागल हैं। उसे लगता है कि चिज़ुरू कोटा को परेशान कर रही है, इसलिए सही यही होगा कि चिज़ुरू मर जाए। अब इसके लिए यहाँ रेन और आई को $1 मिलियन दिए गए थे, इसलिए वो ऑफर मान लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले दिन स्कूल में वो पहली कोशिश में नाकाम हो चुके थे, इसलिए दूसरी कोशिश बहुत ही ज्यादा तगड़ी करते हैं और लंच टाइम में चिज़ुरू की चाय के अंदर जहर मिला देते हैं। अब जैसे ही चिज़ुरू उसे पीती है तो उसे थोड़ा सा अजीब फील होने लगता है। हालांकि इससे उसे कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अभी चेस्ट पेन हो रहा था, इसलिए बाद में वो लोग उसे कोटा की फेवरेट जगह पर मतलब कूल हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ कोटा उसे देखने आया था। अभी चिज़ुरू उससे कहती है कि वो ठीक है, लेकिन अचानक से फिर से चेस्ट पेन होता है और बलून से सारी हवा निकल जाती है, जिसके बाद वहाँ सिर्फ फ्लैट सरफेस बची हुई थी। अब ये चीज देखकर दूसरी तरफ वहाँ रेन और आई भी बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो तो चिज़ुरू को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब रेन सब समझ जाती है। वो आई से कहती है कि उस पॉइजन की वजह से चिज़ुरू के अंदर जितनी भी योकाई पावर्स थी वो चली गई। वैसे अगर देखा जाए तो अगर बलून से योकाई की पावर को शो करते हैं, इसका मतलब नोज़ुमो तो सबसे ज्यादा कमजोर योकाई है। खैर हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। वैसे अब इस चीज चिज़ुरू बहुत ज्यादा दुखी थी, यहाँ तक कि वो तो रस्सी लेकर वही करने लग जाती है जो कि आजकल बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जाकर समझाओ कि बड़ी बड़ी नौकरियां से ज्यादा गोलगप्पे वाले कमाते हैं, और तो हम भी यूट्यूब में थोड़ा कामयाब होने के बाद उसे ही अपनी सेकंड मेन अर्निंग सोर्स बनाएंगे। खैर छोड़ा भी चिज़ुरू को, वो सब जो करने वाली थी अगर हम उसके बारे में कहेंगे तो हमारा वीडियो भी यूट्यूब हटा सकता है, इसलिए हम उस शब्द को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोटा उसे इस तरह से मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि क्या पता फ्लैट सरफेस फिर से पहले की तरह हो जाए, इसलिए वो किसी तरह से चिज़ुरू को मना लेता है। लेकिन चिज़ुरू को बहुत ज्यादा दुखी थी। अब बाद में कोटा आइडिया लगाता है कि क्या ये अचानक से गायब हुए, इसका मतलब उन्हें फिर से लाया जा सकता होगा। अगर हम थोड़ा सोच विचार करें तो शायद हमें कोई ना कोई आइडिया मिल जाए। अब बाद में आइडिया ढूंढने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ कोटा, तायोरा और नोज़ुमो अपने अपने ओपिनियन बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब तायोरा बहुत समझदारी भरी बातें करता है। वो कहता है कि शायद तुम दूध पियो तो शायद तुम्हें इस चीज में कुछ हेल्प मिल जाए। उसका मानना है कि अगर शरीर में विटामिन डी कम हो तो विटामिन डी की टैबलेट से ही विटामिन डी वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ उसके ओपिनियन के लिए भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अब नोज़ुमो कहती है कि तुम्हें मेलन रेस्टोरेशन मसाज की जरूरत है। अब यहाँ अगर सच में नोज़ुमो के पास कोई आइडिया होता तो वो खुद सबसे पहले उसका यूज करती, लेकिन फिर भी ये चीज ना सोचते हुए चिज़ुरू उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे भी ये मेथड सही लग रहा था। अब बाद में ये लोग बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं, जहाँ कोटा को चिज़ुरू को वो मसाज देनी थी। उसके लिए उसे अपने हाथ का यूज करना था, लेकिन अब ऐसी कोई चीज बची नहीं थी जिसे वो ग्रैब कर पाए, इसलिए वो अपनी फिंगर का यूज करता है। दूसरी तरफ वहाँ रेन और काई दोनों ही ये सब होता हुआ देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि काश वो पॉइजन काम कर जाता और तभी चिज़ुरू मारी जाती। उन्हें कम से कम ये चीज तो देखनी नहीं पड़ती, लेकिन आगे उन्हें अब बहुत ज्यादा कुछ वाहियात ना देखना पड़े, इसके लिए वो अपने साथ एक बहुत बड़ा बम लेकर आई थी। वैसे इस तरफ अभी कोटा मसाज के बाद भी चिज़ुरू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोज़ुमो कह देती है कि इसमें कुछ मिली इंचेस का फर्क आया है। ये सुनकर चिज़ुरू खुश हो जाती है। अब नोज़ुमो कहती है कि तुम्हें किसी और चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। वो यहाँ हाथ की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल करने को कह रही थी। अब तुम लोग गंदा मत समझना है, इसलिए मैं बता दूं कि वो यहाँ मुंह का इस्तेमाल करने को कह रही थी। मैं ये बात बोलने नहीं वाला था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। अब ये सारी चीज सुनने के बाद कोटा तो तुरंत मना कर देता है, लेकिन अपने प्यार के लिए उसे इतना तो करना ही होगा, इसलिए उसे बाद में हाँ करनी पड़ती है। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ ये सब देखते हुए रेन और आई वो बम खुद के ऊपर ही फोड़ लेती हैं, और सच में अगर मैं वहाँ होता
तो मैं भी यही करता। वैसे वहाँ जंगल में इस वक्त माइंड्री और उसकी वो बॉडीगार्ड किसी खास टेक्निक की मदद से कुछ स्पिरिट्स को वहाँ समन कर रहे थे, क्योंकि अब वो स्कूल पर हमला करने वाले हैं। हालांकि तभी सीन चेंज होकर यहाँ अगले दिन पर आता है। अभी जब आशियाना वापस स्कूल की तरफ लौट रही थी, तभी वो रास्ते पर तायोरा को बैठा हुआ देखती है। उसके पास बहुत सारा सामान था, इसलिए उसे लगता है कि शायद तायोरा को उसके घर से निकाल दिया गया है। जब वो तायोरा से इसकी वजह पूछती है तो तायोरा बताता है कि वो मेलन रेस्टोरेशन पर बहुत सारी रिसर्च कर दुनिया भर से सारी अलग अलग मेडिसिन लेकर आया है। हालांकि आशियाना को इस चीज पर यकीन नहीं होता और उसे समझ में नहीं आता कि तायोरा क्या बात कर रहा है। लेकिन तायोरा बाद में क्लास में जाकर ये बात बताता है कि अब पहले तो चिज़ुरू ऐसी किसी भी चीज को खाने से तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसे याद आता है कि अगर उसके स्पेशल एसएसटी उसके पास नहीं होंगे तो कोटा उसे लाइक क्यों करेगा, इसलिए वो तायोरा की लाई हुई और अजीब अजीब मेडिसिन को खाने को तैयार हो जाती है। अब बाद में वो लोग सूप बनाते हैं, जिसे पीने के बाद नोज़ुमो यहाँ चिज़ुरू के बलून्स को चेक कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी वो इंडियन रोड्स की तरह ही है। वहाँ पर स्पीड ब्रेकर कम और घटे ज्यादा है। अभी सुनने के बाद चिज़ुरू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन कोटा उसे समझाता है कि वो उन दो बड़े रीजन की वजह से उसे थोड़ी लाइक करता है, वो तो उसकी आत्मा से प्यार करता है। लेकिन ये साफ साफ एक झूठ था, पर फिर भी चिज़ुरू बात मान जाती है और अब खुद को समझाने के लिए और थोड़ा मोटिवेट होने के लिए वो शाम को सभी को लंच पर इनवाइट करती है। अब जब वो लोग वहाँ मिलते हैं तो उसी दौरान चिज़ुरू की मुलाकात रेन और आई से होती है। वो दोनों ही यहीं से गुजर रही थी। असल में वो चिज़ुरू पर नजर रखने के लिए आई हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। लेकिन जब चिज़ुरू उन्हें देखती है तो वो उन्हें भी अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर लेती है। अभी रेन और आई दोनों ही शर्मा रही थी, इसलिए चिज़ुरू कहती है कि तुम जो खाना चाहो वो मांग सकती हो, पैसे सारे मैं दूंगी। अब इस चीज से रेन और आई हृदय परिवर्तन हो जाता है। असल में वो दोनों ही ऑर्फन है, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं है। इसी वजह से उन्हें बाउंटी हंटिंग जैसा काम करना पड़ता है। वो कभी ऐसा काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी चिज़ुरू के इस बिहेवियर को देखकर वो सोचती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसलिए यहाँ वो खाना खाकर बाद में माइंड्री से मिलने के लिए जाती हैं और वहाँ वो माइंड्री से कहते हैं कि वो उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर सकती और वो पैसे लौटाने के लिए भी तैयार थी। हालांकि माइंड्री को पैसे से कोई मतलब नहीं, उसे अपने काम से मतलब था। इसलिए अब वो अपनी योकाई बॉडीगार्ड से रेन और आई को खत्म करने का कह देती है, जिसके बाद उसकी बॉडीगार्ड यहाँ उन दोनों पर हमला करती है और ये दोनों ही नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी तक जिंदा थी और उठ रही थी, इसलिए वो बॉडीगार्ड फिर से इन पर हमला करती है। वैसे इसी दौरान वहाँ दूसरी क्लास में चिज़ुरू अभी कोटा के साथ जबरदस्ती कर रही थी। अब आप समझ जाइए वो क्या जबरदस्ती कर रही थी। इस बीच कोटा उसे हर बार की तरह रोक रहा था। उसी समय वहाँ उनके स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट होता है और उनके स्कूल को बहुत सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। वो अभी इन पर हमला करने वाले थे, इसलिए यासुका, कुमाडा और बाकियों से हेल्प मांगता है। अब उन्होंने अपनी पावर को मिलाते हुए एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लिया था, लेकिन बहुत ही जल्द वो बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ दूर से माइंड्री और उसकी वो बॉडीगार्ड जो वहाँ से सब होते हुए देख रहे थे, तभी माइंड्री उस योकाई को वहाँ स्कूल के अंदर जाकर चिज़ुरू को खत्म करने का कहती है और योकाई उड़ते हुए सीधा स्कूल में जाकर एंटर करती है। यहाँ आते ही उसे तायोरा ने पकड़ लिया था। वो चिज़ुरू, कोटा और नोज़ुमो से भागने का कहता है, लेकिन बाद में उस बॉडीगार्ड योकाई ने तायोरा को हराकर फिर से उन्हें पकड़ लिया था। यहाँ जाने यहाँ जैसे वो पहुँचती है और कोटा और चिज़ुरू से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन नोज़ुमो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इस बॉडीगार्ड योकाई ने अपनी पावर से एक बहुत बड़े ब्लैक मैसिव स्नेक को यहाँ नोज़ुमो पर छोड़ दिया था। और इसके बाद वो फिर से कोटा और चिज़ुरू का पीछा करने लग जाती है। वहाँ कोटा और चिज़ुरू म्यूजिक रूम में पहुंच चुके थे, जहाँ वो दोनों अपनी पावर कंबाइन करने के लिए एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तभी वहाँ वो योकाई बॉडीगार्ड आ जाती है। ये जरूर अभी कोटा से जाने का कह रही थी, लेकिन कोटा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस दौरान वो योकाई चिज़ुरू पर हमला करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर कुछ कर्स लग जाते हैं और उसे चोट आ जाती है। कोटा को गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं जाना चाह रही थी। हालांकि इतने में ही कोटा की चेस्ट पर एक बॉल शो होती है और वो ग्लो करने लगती है, जिसकी वजह से अभी दोनों फिर से कनेक्ट हो पाते हैं। कनेक्ट होने के बाद कोटा की पावर बढ़ चुकी थी और अब वो दोनों मिलकर फिर से पहले की तरह एक बड़ी सी स्पिरिट बॉल क्रिएट करते हैं और हमला करते हैं। इस दौरान वो दोनों स्कूल के टेरेस पर थे। इस स्पिरिट बॉल की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि ये बाकी किसी ह्यूमन को चोट नहीं पहुंचाती, पर वहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सारे मारे जाते हैं। हालांकि यहाँ किसी तरह से वो बॉडीगार्ड योकाई अपनी जान बचाकर वापस माइंड्री के पास पहुंच गई थी, जहाँ वो उसे बताते हैं कि वो कोटा की पूरी पावर देखकर आ रही है। इस पर माइंड्री कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया है, अगली बार वो फिर से हमला करेगी और कोटा को अपना बनाएगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी सीन चेंज होता है। वहाँ स्कूल टेरेस पर हम कोटा को देखते हैं, जो कि अभी होश में आया था। चिज़ुरू उसकी बॉडी से वापस अलग हो चुकी थी और कमाल की बात यह है उसके बलून्स में फिर से गैस लौट आई है, जो देखकर कोटा हैरान था। उसे नहीं होना चाहिए। हालांकि फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों बाद पर आता है। अभी स्कूल में जो जितना खतरनाक माहौल था उसे ध्यान में रखते हुए चिज़ुरू बाकी सभी को माफी के तौर पर या फिर थैंक यू के तौर पर एक बीच पर लेकर आई थी। वैसे अगर आप सोच रहे हो स्कूल में
बहुत सारी ह्यूमन स्टूडेंट भी हैं, तो क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? तो इसका रीजन ये है कि फाइट के पहले इन्हें बेहोश कर दिया गया था। इसमें आशियाना भी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ आई है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड का भाई उसे लाइक करता है। वैसे अब यहाँ पर ये लोग स्विम सूट पहनते हैं और फिर नोजुमा भी स्विम सूट पहन कर आती है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ढकने के लिए उसे स्विम सूट पहनना पड़े। इसलिए वो लोग सजेस्ट करते हैं कि या तो वो कुछ ना पहने या फिर कुछ अच्छा पहन कर आए। इसलिए बाद में नोजुमो कपड़े बदल लेती है। वैसे सच में इस चीज के लिए उसका वहाँ बहुत मजाक उड़ाया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि अभी जब ये एंजॉय कर रहे थे उसी दौरान ये लोग चिजुरो की मदर तामोमो और उनकी सर्वेंट युकी हाना से मिलते हैं। यहाँ कोटा तो एयरबैग्स देखकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन चिजुरो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मदर और उसकी सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रही है। हालांकि बाद में ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, पर इस बीच चिजुरो की मदर ने चिजुरो को छुड़ाने का भी मौका छीन लिया था। वो कोटा के बहुत करीब आ जाती है, जिससे वो चिजुरो को बार बार चिढ़ाती है। वैसे जब वो लोग बीच पर थे तब कोटा चिजुरो से ज्यादा नोजुमो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिससे चिजुरो बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और उससे नोजुमो की खुशी भी नहीं देखी जा रही थी। इसलिए बाद में वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। दूसरी तरफ वह आशियाना को होश आता है। असल में बेहोश हो गई थी क्योंकि वो गलती से समुद्र की लहरों के साथ बह चुकी थी, पर सही समय पर वहाँ तायोरा ने आकर उसे बचा लिया। अब जब आशियाना को होश आता है तो उसे ये बात पता चलती है, तो उसके दिल में भी तायोरा की भी थोड़ी सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ सबसे अच्छी लव स्टोरी तायोरा और आशियाना की ही बन सकती थी इस पूरी सीरीज में, पर ये सीरीज वैसी नहीं है जैसे कि मैंने सोच कर देखा था। वैसे अब उसी रात बीच पर चिजुरो कोटा को बुलाती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जेलस फील कर रही थी, इसलिए तुम्हें नोजुमा के पास से उठा कर ले आई। कोटा कहता है कि कोई बात नहीं। वैसे यहाँ चिजुरो उससे पूछती कि कोटा उसके बारे में क्या सोचता है, मतलब उसके दिल में चिजुरा के लिए क्या फीलिंग्स है। इस पर कोटा जवाब नहीं देता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों स्कूल जा रहे थे, जिस दौरान कोटा चिजुरो से कहती कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छे हैं, काश तुम उनसे मिल पाती। अब चिजुरो इस चीज से खुश थी कि कोटा उसे अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहता, लेकिन चिजुरो कल रात के क्वेश्चन के बारे में पूछती है, जिस पर कोटा फिर से जवाब नहीं देता और अब वो स्कूल पहुंच जाते हैं। यहाँ स्कूल में अभी तायोरा ने हिम्मत कर आशियाना को डेट के लिए पूछ लिया था। आशियाना भी जानती थी कि तायोरा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो डेट के लिए भी हाँ कर देती है। इसके बाद तायोरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। हालांकि मैं भी उनके लिए खुश हूँ। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी चिजुरो और कोटा एक अकेले कमरे में मिलते हैं। कोटा यहाँ पर अपना आंसर सुनने वाला था। चिजुरो खुश थी कि यहाँ कोई नहीं है, उन्हें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, लेकिन उसी दौरान वहाँ नोजुमा आ जाती है, जिसकी वजह से चिजुरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर चिल्लाती है। अब अगले दिन जब फिर से चिजुरो कोटा का आंसर सुनने वाली थी तो उसने नोजुमा को क्लासरूम में बहुत बुरी तरह से बांध दिया था और खुद कोटा को लेकर यहाँ स्कूल गार्डन में बिल्कुल अंदर की साइड ले आई थी, जहाँ कोई भी इंसान उसकी बात सुन ना पाए या उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन बाद में उसकी मुलाकात वहाँ रेनोराई से होती है। साथ ही कुछ देर बाद वहाँ पर कुमारा नाम के दूसरे टीचर्स भी आते हैं। इस बार उनका ये प्लान खराब हो जाता है और जब कोटा वापस घर लौट रहा था तब रास्ते में उसे एक लव मैगजीन दिखती है और वो उसे खरीद लेता है। वो उसमें बस ये देखना चाहता था कि अपने प्यार को सही तरीके से कैसे इजहार कर सकते हैं। दूसरी तरफ वहाँ चिजुरो बहुत परेशान थी। अगले दिन वो स्कूल चेंजिंग रूम में आशियाना से बात करती है, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि वो खुद इस चीज को ज्यादा दिल पर ले रही है। वो कोटा को फोर्स कर रही है, जो चीज गलत है। इसलिए अब उसने कोटा से पूछना बंद कर दिया था। ये चीज कोटा को थोड़ी सी अजीब लगती है। कोटा अब इस बारे में पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया, जिसके बाद चिजुरो का कंट्रोल टूट जाता है और वो उसे लेकर एक खाली कमरे में आती है, जहाँ वो वही सब करने वाले थे जिसके लिए हम एक घंटे से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ कोटा उसे रोक देता है। अब चिजुरो उससे पूछती कि तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अब कोटा इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि चिजुरो बार बार उससे ऐसा क्यों पूछ रही है और वो गधा भी एक बार जवाब नहीं दे सकता। इस वजह से वो थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्ला देता है। उसकी हाइट भले ही कम है लेकिन उसकी आवाज तेज है। इससे चिजुरो को गुस्सा आता है और वो फिर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब जो क्लास में टेस्ट हो रहा था तो कोटा टेस्ट पर फोकस ना करते हुए चिजुरो के बारे में सोच रहा था। चिजुरो आज स्कूल भी नहीं आई थी। कोटा को थोड़ी उसकी चिंता होती है और बाद में वो भागते हुए चिजुरो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस समय बारिश हो रही थी लेकिन वो बारिश की चिंता नहीं करता और एक ब्रिज पर जाकर चिजुरो से मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरी लाइफ में मेरे फेवरेट सबसे ग्रैंडफादर थे, लेकिन अब उस पोजीशन पर तुम आ चुकी हो। वो बोलता है कि तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हो। जो चीज सुनकर चिजुरो खुश हो जाती है और वो कोटा को हक कर लेती है, जिसके साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। मैंने इस सीरीज को एक्सप्लेन करने में बहुत कुछ सहा है, इसलिए लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी कर देना कि सीरीज में आपके फेवरेट सीन्स कौन से थे।